चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देखो साहब, आज जो हम बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें क्या है ना, मार्केट में कुछ और पढ़ाया जा रहा है और हम कुछ और पढ़ाएंगे। अब मार्केट को लोग अपने आप को सही कहेंगे, हम अपने आप को सही करेंगे। अब आपको तय करना है कि सही कौन है, और ना आप करोगे सही और ना हम करेंगे सही। तय मतलब तय कि सही कौन है, ये सही कौन है गलत कौन है, ये डिसाइड करेगा आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। और जिस दिन आपका वहां लग जाएगा लंका, तो समझ लीजिए कि आप गलत कंसेप्ट को सही माने थे। और जिस दिन आप उस क्वेश्चन को आराम से फोड़ के आ जाएंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि आप सही को ही सही माने थे। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करेंगे कि वो गलत क्या पढ़ाया जा रहा है और हम सही उसको क्यों बता रहे हैं, क्या है। पहली बात तो ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है। देखिए, एक दिन हम आपको मतलब स्टार्टिंग के टाइमिंग में एक बात झूठ बोले थे। एक्चुअली वो झूठ नहीं बोले थे, मतलब कुछ बातें हम आपसे छुपा लिए थे, क्योंकि तब आप इस लायक नहीं थे कि हम आपको इतनी डिटेल में वो बातें बताएं। याद कीजिए, आपको स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ O2 और नॉट यूज ऑफ O2, एरोबिक और एनारोबिक। तब मैंने आपसे एक बात छुपा लिया था। एक्चुअल में टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ O2 और या फिर नहीं यूज ऑफ O2, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में रेस्पिरेशन का टाइप, तीन टाइप किस बेसिस पर है, तो सुनिए। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। सवाल है कि ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कहाँ की, तो सुनिए। मान लिया जाए ग्लाइकोलाइसिस तो सभी में होगा साहब। ग्लाइकोलाइसिस दुनिया के हर सेल में हर समय हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस में भी एटलीस्ट 2 NADH2 बनने वाला है। अगर किसी के अंदर लिंक रिएक्शन चल जाए, क्रेब साइकिल चल जाए, तो यहाँ पे भी 2 NADH2 एक ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे फिर वही 3 NADH2 और एक FADH2 बनने वाला है। एक FADH2 भी बनने वाला है। कुल मिला के ग्लूकोज का हाइड्रोजन अब इन 2 NADH2, 2 NADH2, 3 NADH2 और एक FADH2 में छुपा हुआ है। इन हाइड्रोजन को फाइनली कौन लेगा? इन हाइड्रोजन को फाइनली कौन लेगा? अब अगर एरोबिक है तभी ये चलेगा, तो उस समय ये पक्का है कि इन सारे हाइड्रोजन को O2 ही लेगा। लेकिन अगर O2 की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो पहली बात तो ये दोनों चलेगा भी नहीं। क्यों नहीं चलेगा आपको हम बताएंगे अभी। क्योंकि उस टाइम ये जो इस ग्लाइकोलाइसिस से बनने वाला पाइरुवेट है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर ही नहीं करेगा। उसका क्या हो जाएगा, तो अभी आपको हम सिखाएंगे उसका क्या हो जाएगा। वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर ही नहीं करेगा, तो लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल चलने का बात ही नहीं है। तो उसका क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा। जो होगा क्या हो जाएगा अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसका जो भी होगा, लेकिन 2 NADH2 का तो हाइड्रोजन है ना, तो फिर इसका हाइड्रोजन कौन लेगा और लेना जरूरी क्यों है? तो कोई बच्चा पहले मुझे ये बता सकता है कि लेना जरूरी क्यों है? नवीन बता सकता है कि इस 2 हाइड्रोजन का, 2 NADH2 का हाइड्रोजन किसी को देना जरूरी है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कराना जरूरी है। लेकिन टर्मिनल ऑक्सीडेशन इसका यहाँ पे O2 के प्रेजेंस में नहीं होगा, क्योंकि O2 नहीं है। आखिर इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराकर Na+ रीजनरेट कराना जरूरी ही क्यों है? क्यों कराएंगे ऐसा? सर वो फिर से पार्ट लेगा ना उसमें। फिर से पार्ट लेगा ग्लाइकोलाइसिस के डिहाइड्रोजन एंजाइम में। और ऐसा थोड़ी है कि एक बार ग्लाइकोलाइसिस सेल चला लेगा और उसका नीड पूरा हो जाएगा। 2 ATP मिलेगा ग्लाइकोलाइसिस से नेट। तो उसको अगर दोबारा ग्लाइकोलाइसिस चलाना है तो NAD+ सही, क्योंकि वो तो साइटोप्लाज्म में जो वही दोबारा यूज होगा। क्योंकि NAD+ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बार बार थोड़ी बनेगा और तुरंत तुरंत थोड़ी बनेगा। ग्लाइकोलाइसिस तुरंत तुरंत चलाना है तो NAD+ को रीजनरेट कराना पड़ेगा, इसलिए इसका हाइड्रोजन किसी को देना पड़ेगा। लेकिन O2 नहीं है, तो लेगा कौन? अब O2 नहीं है, इसलिए आप पहले क्या बोल देते थे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो भाई उस टाइम आप इस लायक नहीं थे कि आपको इतना डिटेल में बताएं। तो O2 नहीं है तो कौन है? कौन है? इसी बिहाफ पे फिर 2 टाइप का और रेस्पिरेशन होगा। कुल मिला के मैं आपसे अगर बात करूं, रेस्पिरेशन 3 प्रकार के होंगे। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। एक रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, सुनिएगा साहब। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन और साहब एक होता है फर्मेंटेशन। एक क्या होता है? फर्मेंटेशन। अब समझना, ये एरोबिक कंडीशन होता है कब? ड्यूरिंग एरोबिक कंडीशन, मतलब प्रेजेंस ऑफ O2।
ड्यूरिंग एरोबिक कंडीशन, मतलब सिचुएशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कब होता है? ड्यूरिंग एनएरोबिक कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, एनारोबिक कंडीशन। फर्मेंटेशन कब होता है? ये भी वही, ड्यूरिंग एनारोबिक, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक कंडीशन। अब समझिएगा, मार्केट में क्या है ना, लोग वाग जो बच्चों को उल्लू बना रहे हैं, वो एनारोबिक कंडीशन, दोनों के अंदर सेम देख रहे हैं ना, एनारोबिक कंडीशन, O2 की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन दोनों O2 की अब्सेंस में चलता है। तो मार्केट में लोग क्या बोल रहे हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन एक ही चीज है। समझ में आ रहा है मार्केट में लोग क्या बोल रहे हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन एक ही चीज है। और आप पहले कन्फर्मली है कि आप पहले जहां कहीं भी पढ़े होंगे, चाहे आकाश में पढ़े, पाताल में पढ़े हैं, यही बताया गया होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन एक ही चीज है। मैं बता दूं बच्चों, एक चीज नहीं है, एंटायरली डिफरेंट चीज है। और वो कैसे है, अभी 5 मिनट बाद आप खुद बोलोगे सर सच में यार सर उल्लू बनाया जा रहा है बच्चों को, तो गलत पढ़ाया जा रहे हैं, तो क्यों बताते हैं। अच्छा तो फिर ये लोग उल्लू क्यों बना रहे हैं? तो वो तो आधे अधूरे नॉलेज वाले लोग हैं ना, वो तो आधे अधूरे नॉलेज वाले लोग हैं, उनको कंडीशन और रेस्पिरेशन एक ही वर्ड लगता है, उनको ये रेस्पिरेशन वर्ड और कंडीशन वर्ड एक ही लगता है। तो अब क्या करें, अब उनकी कमी है। हम आपको बताते हैं कि बेसिकली क्या अंतर है एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में। उससे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर लेते हैं। चक्कर क्या है, जो भी NADH2 बना है या जो भी FADH2 बना है, ठीक है, ये NADH2 और FADH2 का हाइड्रोजन छीनना है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब वहां पर वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला फाइनली O2 होगा। फाइनली O2 इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ले लेगा, और O2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेने के बाद खुद बन जाएगा मेटाबॉलिक वाटर। और इस दौरान अगेन FAD और NAD प्लस रीजनरेट हो जाएगा, अगेन FAD और NAD प्लस रीजनरेट हो जाएगा। ये NAD प्लस में NAD प्लस ग्लाइकोलाइसिस वाला भी है, लिंक रिएक्शन वाला भी है, क्योंकि चूंकि एरोबिक है तो माइटोकॉन्ड्रिया पर ETS चलेगा, लिंक रिएक्शन क्रेव साइकिल चलने के बाद ETS चलेगा, तो सटल सिस्टम के थ्रू NADH2 को घुसा लिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये NAD प्लस इसलिए रीजनरेट हुआ कि दोबारा ग्लाइकोलाइसिस चल सके, लिंक रिएक्शन क्रेव साइकिल चल सके, क्योंकि उसके बहुत सारे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का यह कोफैक्टर है। और FAD सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का क्रेव साइकिल में कोफैक्टर है। तो इस दौरान फाइनली ऑर्गेनिक कंपाउंड से NADH2 FADH2 बना था, फाइनली उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फाइनली कौन लिया है? O2 लिया है। मुझे बताएंगे कोई बच्चे कि ये O2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। यह O2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें CHO थोड़ी है, सिर्फ O2 है। यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और एक बात आज ठूंस लीजिए भेजे में, कोई भी लिविंग सेल अपने सेल के अंदर केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कर सकता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रिक्वायरमेंट के लिए वह इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाहर से अपटेक करता है। ओके, हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बाहर से अपटेक कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस सेल के अंदर हो सकता है, वही रेस्पिरेशन के एम्फिबोलिक प्रोसेस में, एनाबॉलिज्म। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कभी नहीं होता सेल के अंदर, और अगर होना होता, अरे यार मेरे जान पहचान में 4-5 आदमी मर गए कोरोना से, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया उन्हें, है? अगर एनारोबिक का सिंथेसिस सेल के अंदर हो जाता तो क्या दिक्कत था भाई साहब, O2 बना लेते खुद ही सेल, खुद ही के लिए ही, है? नहीं बनता, एनारोबिक बाहर से लेना पड़ता है एनवायरनमेंट से। और वो फिर जब हम आपको रेस्पिरेशन दोबारा पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि आखिर डेथ क्यों हो रहा है कोरोना की वजह से। जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो डेथ कैसे हो जाता है, सब बात सेल मतलब कि वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताएंगे। अभी तो बस आप इतना बस भेजे में बात ठूसिए कि सेल अपने दम पर केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है अपने सेल के अंदर। अगर उसको किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जरूरत है तो वो इन्वायरमेंट से लेगा, मतलब बाहर से लेगा कहीं से भी, ठीक है। तो अब बताइए
कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड O2 जो है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर है या इंटरनल? जल्दी। एक्सटर्नल। अरे भोंट, इंटरनल कहां से हो गया? भोंट इंटरनल है O2। एक्सटर्नल बोला, ये एक्सटर्नल यहाँ बोला। यहाँ 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 ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अरे बाहर से आया ये। अब कुछ बच्चे का दिमाग चलने लगा होगा, सर 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 वो वाला क्वेश्चन जो होल्ड करवाए थे वो बन जाएगा लगता है आज। हाँ आज बन जाएगा, आज बनाना। वो दोनों क्वेश्चन जो होल्ड करवाए थे ना एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला, आज पढ़ने के बाद बनाना, बन जाएगा। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर। कौन? केवल O2 है यहाँ। कौन है? केवल O2 जो बाहर से ले सकते हैं। और फाइनली वही लेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसका? NADH2 FADH2 का, और बन जाएगा पानी। और NAD+ FAD+ रिजनरेट हो जाएगा। फाइनली सारा मतलब प्रोसेस जो था रेस्टियल रेस्पिरेशन का अगेन चलेगा। ये तो क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। आइए बताते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। मैं बता दूं बच्चों आपको, एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर O2 की अवेलेबिलिटी नहीं है तो जो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बना होगा माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, क्योंकि वहां ETS चल ही नहीं रहा। वो जाकर वहां करेगा क्या? उसका इलेक्ट्रॉन वो जाता है क्यों है वहां शटल के थ्रू? जाता है इसलिए कि उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ले ले, जाएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसका जाएगा नहीं वहां, क्योंकि लेने वाला ही नहीं है ना ETS में O2 लेता है। फाइनली फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर O2 है ही नहीं। तो सवाल है कि यहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन के नाम पर ग्लाइकोलाइसिस तो चला होगा ना यार। तो ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 तो एटलीस्ट बना होगा ना यार। अगर O2 की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ग्लाइकोलाइसिस तो O2 की किसी भी तरीके से यूटिलाइज नहीं करता ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेता है ग्लाइकोलाइसिस में अगर एनारोबिक कंडीशन हो तो NADH2 यहाँ पे भी बना होगा, यहाँ पे भी बना होगा ग्लाइकोलाइसिस के लिए, ग्लाइकोलाइसिस से मतलब। तो अब समझना, एनारोबिक कंडीशन के दौरान इस NADH2 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कौन लेता है? सवाल ये है। और फर्मेंटेशन के दौरान इस NADH2 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कौन लेता है? फाइनली मैं बता दूं बच्चों, एनारोबिक कंडीशन के दौरान इस NADH2 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही लेगा। क्या कह रहा हूं मैं? कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही लेगा, मगर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड O2 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन O2 and they may be nitrogen, they may be nitrite, they may be nitrate etc. but not O2। बताओ बच्चे, ये नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्राइट ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक? जल्दी बोलो। इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर या इंटरनल? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा, अभी सबका एग्जांपल देखेंगे हम। फाइनली क्या हो जाएगा? NADH2 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो कौन ले लेगा? या तो नाइट्रोजन या तो नाइट्राइट, या तो अलग अलग कंपाउंड बन जाएगा वो लेने के बाद। और NAD दोबारा रीजनरेट हो जाएगा और ये NAD काम आ जाएगा उस ग्लाइकोलाइसिस को फिर से चलाने के लिए, क्योंकि उस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है उसका कोफैक्टर NAD+ ही है। दोबारा चलना है तो NAD+ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये होता है फाइनली फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के दौरान NADH2 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता है। मैं बता दूं बच्चों, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो पायरुवेट होगा, मतलब पायरुविक एसिड खुद जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है, या तो पायरुवेट होगा या तो एसिटाल्डिहाइड होगा, या तो एसिटाल्डिहाइड होगा। एसिटाल्डिहाइड हो एल्डिहाइड HYDE, एसिटाल्डिहाइड हो या पायरुवेट हो, इन दोनों में CHO तीनों है, यानी कि ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? जल्दी बोलो। ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या पायरुवेट और एसिटाल्डिहाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये इंटरनल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर है या एक्सटर्नल? इंटरनल। मतलब सेल के अंदर ही ये बनता होगा।
और मैं बता दूं बच्चों कैसे बनता है, वो भी अभी आपको सिखाऊंगा, एक बार ब्रीफली बताता हूँ। पायरुविक एसिड तो ग्लाइकोलाइसिस का ही प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलाइसिस से बनेगा। पायरुविक एसिड से याद करो, जब आप लिंक रिएक्शन चलाते थे तो डी कार्बोक्सिलेशन डीहाइड्रोजनेशन एक साथ कराते थे तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता था। और अगर पायरुविक एसिड से केवल डी कार्बोक्सिलेशन हो जाए तो एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। याद रहेगा, पायरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन के दौरान कार्बोक्सिलेशन और डी कार्बोक्सिलेशन डीहाइड्रोजनेशन दोनों होता था तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता था। केवल डी कार्बोक्सिलेशन हो तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। तो सेल के अंदर ये बन सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फाइनली इस NADH2 का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो ग्लाइकोलाइसिस से आया है, उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाइरुवेट और एसिटाल्डिहाइड लेके अलग अलग कंपाउंड बन जाएगा, अभी बताएंगे। लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बन जाता है और NAD+ रीजनरेट हो जाता है। NAD+ रीजनरेट हो जाता है, जो ग्लाइकोलाइसिस को दोबारा चला सकता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व होने वाले डिहाइड्रोजन एंजाइम का कोफैक्टर है। तो ये है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये फाइनल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर है और वो केवल O2 है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर है, मगर एक्सेप्ट O2, यानी कि N2 हो सकता है, NO2 माइनस हो सकता है, NO3 माइनस। जबकि फर्मेंटेशन के दौरान फाइनल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर पाइरुवेट या एसिटाल्डिहाइड हो सकता है, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि वो इंटरनल है, क्योंकि सेल के अंदर खुद बन सकता है। तो बताओ बच्चे, क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन एक चीज है बायोकेमिकली? नो सर। नो। अरे भैया देखो, होता क्या है ना, जब तक आपको सच नहीं पता है ना, तब तक आप झूठ को ही सच मानते हो, समझे? यही होता है। अरे अरे कौन मानेगा यार हमारी बातें? वही ना जो हमारे पास आएगा, जो आएगा वही ना मानेगा। हम बड़ी बड़ी पोस्टर लगाने के लायक नहीं है अभी, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाने के लायक नहीं है, बड़ी बड़ी प्रचार करने के लायक नहीं है कि आओ हमसे बायो पढ़ो। लेकिन भाई सच सच है, और ये हम थोड़ी बोलेंगे। अभी आप बोल दिए ना सच क्या है, बताओ दोनों एक है या अलग है? अलग है। अब अगर तुमको हम बेवकूफ बनाना चाहें तो कह सकते हैं कि नहीं कि ये दोनों ही तब चलता है जब एनारोबिक कंडीशन होता है, तो और बोल देंगे चूंकि दोनों एनारोबिक कंडीशन में चलता है, दोनों एक है, तो बताओ तुम बेवकूफ बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे? अगर तुमको ये बात हम ना बताएं, ये गुलाबी वाला ना बताएं, तो बोलो तुम दोनों को एक मानोगे कि मानोगे? बोलो। यस सर। हाँ सर। कहाँ कहाँ काटा जा रहा है तुम्हारा, तुम्हें पता ही नहीं है। हालांकि अभी नहीं काटा जा रहा है, तुम इससे पहले जहां पढ़े हो वहां तुम्हारा काटा गया है, चाहे वो मिलियंस वाले सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल हो या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो, आकाश पताल, जहां से भी आए हो, वहां तुम्हारा कहाँ कहाँ कटा है वो हम तुमको यहाँ पर बताएंगे, और कितना कटा है ये भी तुमको हम एहसास दिलाएंगे। और शुक्र है कि वो बच्चे जो पहली बार यहीं आए, पहली बार में, ऐसा बहुत कम बच्चों को मौका मिला जो पहली बार में यहीं आ गए, जैसे हर्ष ही है। इससे पहले किसी से बायोलॉजी पढ़े हो क्या? नो सर। हाँ तो सही है, 11th वाला नहीं पढ़े। हाँ 11th वाला नहीं पढ़े हो तो सही है कि तुम्हारे दिमाग में कचरा नहीं है, सही है कि कचरा नहीं है, नहीं तो कचरा को निकाल के सही चीज एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। लेकिन हम निकाल देते हैं, कोई बात नहीं है, जितना गोबर है निकाल देंगे, हम धो देंगे सबको और वहां सही चीज फिट कर देंगे। ये है कंसेप्ट। और भाई देखो यार, तुम अभी एक चैप्टर ऑनलाइन पढ़े सेल रेस्पिरेशन, तुमको इसमें कितनी जगह हम प्रूफ कर दे कि गलत पढ़ाया जा रहा है? अभी तो भाई पढ़ा है, पूरा चैप्टर पढ़ा है, कितनी जगह तुमको एहसास दिलाना है कि तुम्हारा कहाँ कहाँ कटा है और कितना कटा है। ये एहसास दिलाना अभी बाकी है, ये एहसास दिलाना अभी बाकी है। और ये इसलिए बाकी है भाई साहब, तकलीफ होता है हमें, लाखों लाख रुपए लिए जाते हैं बच्चों से इंस्टॉलमेंट में, वन टाइम पेमेंट लाखों लाख, और फिर क्या होता है, गलत पढ़ा देते हैं और बच्चा उसी को सही मान लेता है। और फिर क्या होता है, बच्चा के दिमाग में एक बार देखो यहां तक भी हमको तकलीफ नहीं आया कि आपने गलत पढ़ा दिया, होता है क्या, बच्चा के दिमाग में एक बार गलत चीज घुस आता है ना, तो फिर वो निकालने में बहुत समस्या हो जाती है भाई साहब, और इसको भुगतना पड़ता है हम लोग को फिर, जो सही पढ़ा रहे हैं। अब सही चीज घुसाने में घुसा नहीं पाते हैं यार, मतलब बच्चे के दिमाग में पहले से कोई कचरा भर दिया है, उल्टा पुल्टा सवाल क्रिएट करने लगता है, जो मतलब कि जेन्युइन सवाल ही नहीं है। तो ये दिक्कत हम लोग को खैर झेलना पड़ता है, कर कोई बात नहीं है। आज के बाद
अगर आपसे कोई ये पूछे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में सिमिलरिटी क्या है, ये अगर पूछ दे तो बताओ आप क्या बोलोगे? दोनों में एनारोबिक कंडीशन है। नहीं, ऐसे बोलोगे कि दोनों एनारोबिक कंडीशन में चलता है। यस सर। ये है सिमिलरिटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक चीज है। नहीं है दोनों एक चीज, नहीं है दोनों एक चीज। अब आओ लेते हैं एग्जाम्पल। एरोबिक रेस्पिरेशन तो आप पूरा डिटेल में पढ़े हो, और मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसी में है। आप भी, हम भी, प्लांट, मतलब मोस्टली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एरोबिक है। और कैसे हुआ आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, मतलब पूरा एकदम मैकेनिज्म पढ़ चुके हो ईटीएस तक, पूरा डिटेल कहानी भी देख चुके हो। अब आता है एनारोबिक। देखो यार, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस तो चलना ही चलना है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस चलने के बाद NADH2 अगर ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो दोबारा NAD+ रीजनरेट कैसे होगा? तो इन माध्यम से होगा यार, इन माध्यम से होगा। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर N2 को NO2 तो कोई NO3 कोई CO2 तक को, CO2 वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, CO2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, पता है ना? मिथेनोजन Yes, sir. वगैरह में CO2 हो जाता है यहाँ पर एज अ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर फाइनली। लेकिन इनऑर्गेनिक अदर देन O2, सीधा बोलो ना, 2-3 एग्जांपल बता दिए N2 वगैरह। इनऑर्गेनिक अदर देन O2, एक लाइन सीधा बोल दो, इनऑर्गेनिक अदर देन O2। लो यहाँ पे लिख देते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन O2, अदर देन O2। लो लो, तो भाई साहब इसका एक एग्जांपल देते हैं। क्यों पता है? मार्केट में जब आपको ऐसे लोग या फिर ऐसे टीचर मिल जाएंगे ना, क्योंकि आजकल देखो होता क्या है ना कि ऑनलाइन का जमाना हो गया, लोग वह क्या कर रहे हैं ना, पैसे दे दे के बच्चों को भेजते हैं दूसरे टीचर के साथ टांग अड़ाने के लिए, और नहीं तो दूसरे टीचर के बच्चों के साथ टांग अड़ाने के लिए। तो अगर आपके पास ऐसा 2 कौड़ी का अगर कोई लोग आ जाए ये बताने के लिए आपको कि बताओ तुम्हें कौन मास्टर बताया एनारोबिक और फर्मेंटेशन एक ही होता है, तो तुम उसको नाम तो मेरा बाद में बताना, पहले उसको ये बताना कि तू बैठ और तेरे को मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल। पहले तो टेक्निकली उसको समझा देना कि क्यों अलग है, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन O2 और इसमें ऑर्गेनिक एक्सटर्नल इंटरनल का चक्कर है, ठीक है। उसके बाद उसको एक एग्जाम्पल देना एनारोबिक रेस्पिरेशन का। सच बता रहे हैं, अगर उसकी अंधभक्ति ना मिट गई ना तो मेरा नाम मिट जाएगा भाई साहब, मेरा नाम मिट जाएगा। बस एक एग्जाम्पल उसको समझा देना, अगर वो सच में समझदार होगा, साइंस का बच्चा होगा, साइंस को समझता होगा, रटता नहीं होगा, तो वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेगा कि सच में यार एनारोबिक और फर्मेंटेशन अलग। आओ देते हैं एग्जांपल, एनारोबिक का देते हैं फिर फर्मेंटेशन का भी देंगे। और पता है लोग क्या कर रहे हैं, फर्मेंटेशन का एग्जांपल देके बता रहे हैं कि यही एनारोबिक है, फर्मेंटेशन का एग्जांपल देके बता रहे हैं कि यही एनारोबिक है, जो गलत है। और हम तुमको एनारोबिक का एग्जांपल देते हैं पहले, ठीक है। एरोबिक का तुम देख लिया कि मोस्टली ऑर्गेनिज्म उसी में आता है, ठीक है। एनारोबिक का एग्जांपल देने से पहले तुमको एक ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम। प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर बचा है जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें एक टॉपिक आता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा साहब, मतलब आप पढ़ लोगे ना, एक बार आप पढ़ लोगे ना भाई, फिर तो मतलब क्या पढ़ोगे तब आप जानोगे मतलब क्या होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो राइजोबियम, बस अभी आप इतना जानो कि हम आपको पढ़ाएंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म डिटेल में। वहां पे राइजोबियम एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये क्या करता है, 2 टाइप का रेस्पिरेशन दिखाता है। जब ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है तो उस टाइम ये एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाता है। क्यों दिखाता है ये सब बात आपको वहीं पर बताएंगे, क्योंकि उस समय O2 की अगर अवेलेबिलिटी होगी तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कर नहीं पाएगा, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा तो उसका वो पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सब बात आपको वहां बताएंगे। आप अभी बस इतना ध्यान रखिए कि राइजोबियम ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। इतना कहने से काम थोड़ी चलेगा, आइए ना डिटेल में समझाते हैं। फिर उस आदमी को समझाइएगा कि इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ये राइजोबियम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में करता क्या है। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस करता है, रिडक्शन करता है इसका, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन रिडक्शन, मतलब कि इस नाइट्रोजन का क्या होता है, रिडक्शन। और फाइनली बनता है क्या है, अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया, ठीक है। सवाल है कि यहाँ तो केवल नाइट्रोजन एटम था, यहाँ हाइड्रोजन एटम कहां से आया। मैं सच बता रहा हूं, उस भोंट को ये पता तक नहीं है कि इस रिडक्शन में हाइड्रोजन कहां से आया, बस वो रटे पड़ेंगे, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। भाई मेजोरिटी केस में यहाँ नाइट्रोजन कहां से आता है पता है, जो ग्लाइकोलाइसिस तो चल रहा होगा ना एनारोबिक में, ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH2 बना ना, उस NADH2 ने ही अपना हाइड्रोजन दे दिया नाइट्रोजन को, और वो दोबारा NAD+ में रीजनरेट हो गया, जिससे ग्लाइकोलाइसिस चल सके।
और नाइट्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन। अब इसके आगे का पूरा स्टेप और भी है जो आपको वहां पढ़ाएंगे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। और बताओ इस दौरान इस NADH2 का फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है, जल्दी बोलो। N2 है, ये N2 क्या, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। एक्सटर्नल या इंटरनल प्रोटॉन एक्सेप्टर? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। सच बता रहा हूं, अगर तुम उसको इतना भी कम से कम बता दिए ना जो मैंने इस बोर्ड पे लिखा है, सच बता रहा हूँ वो यकीन कर लेगा कि यार एनारोबिक रेस्पिरेशन तो ये। फिर फर्मेंटेशन का एग्जांपल तो उन्हें पता ही होगा, जो भी आप भी पढ़ोगे। फर्मेंटेशन का एग्जांपल सबको पता रहता है। ये एग्जांपल लोग पढ़ते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं, लेकिन जो वो चैप्टर अलग हो जाता है तो कनेक्ट थोड़ी कर पाते हैं। ये हैसियत सबकी थोड़ी कनेक्ट कर लेगा। ये है असली एनारोबिक रेस्पिरेशन और ये है असली कंसेप्ट। बाकी बोलने वाला कोई सच तो सच ही होता है ना। अब कोई आके 8 बजे रात को भाइयों बहनों के कुछ भी बोल देगा तो सच थोड़ी हो जाएगा यार। सच तो सच ही होता है ना। ऐसे थोड़ी होता है किसी महान आदमी के बोलने से, किसी महान पद पे पहुंच जाने से आप कुछ भी बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये है सच। सच क्या है मैं बताता हूँ। सच ये गुलाबी कलर है। सच ये गुलाबी कलर है। स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, नोट्स में सब लिखा है। स्क्रीनशॉट क्या लोगे, नोट्स में सब लिखा है। आप टेंशन क्या ले रहे हो, हमारा नोट सबको समझ में भी थोड़ी आ जाएगा। पढ़ ले कोई टीचर पटना में, कह तो रहे हैं, पढ़ ले जाके। समझ में सब, इलेक्ट्रॉन की बड़ी यात्रा छोटी यात्रा, पढ़ ले, समझ में आ जाए तो मान लेंगे क्या यात्रा हो रहा है। तो बोलेगा मास्टर फर्जी चीज पढ़ा रहा है। लेकिन जो पढ़ा है उसी को पता है। भाई साहब मैं इतना एम्फेसिस देके क्यों बोल रहा हूँ पता है, आज इतनी बुराइयां मैं क्यों कर रहा हूँ इस एजुकेशन सिस्टम की फर्जी वाले की, आप वो बताते हैं। वो क्वेश्चन बोले थे ना कि करवाएंगे तुमको हम उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद। वो क्वेश्चन मुझे कहाँ मिलेगा यार, मोबाइल में मॉड्यूल सर मैं उसको सर को होल्ड में लिख के रखा हूँ, दे रहा हूँ। कहाँ है, दिखाओ दिखाओ वो क्वेश्चन दिखाओ। क्वेश्चन का एज इट इज लैंग्वेज बोलो मुझे। सर लैंग्वेज अगर बोले तो थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, PDF खोलना पड़ेगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन नंबर मीटिंग, मेरे को पहली पता बात है। मेरा ये मीटिंग ऐसा क्यों हो गया, कहाँ, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा यार। हम्म? हाँ ठीक है, क्वेश्चन निकालो जल्दी से, वो क्वेश्चन निकालो यार। मतलब वो क्वेश्चन यस से सर। मुझे, हाँ आ गया क्वेश्चन आ गया। हाँ तो लैंग्वेज बोलो ना बस एज इट इज। सर एक मिनट, एक मिनट। नहीं तो इतना में यार मैं ही निकाल लूंगा यार। मुझे बस वो क्वेश्चन दिखाना है। मतलब ये जो गलत पढ़ा रहे हैं ना मार्केट में, उनको क्वेश्चन के थ्रू मुझे बेइज्जत करना है यार। चलो मेरे मेरे को मिल गया क्वेश्चन, मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वो होगा AIPMD 2008 वाले में होगा, ठीक है। AIPMD 2008 और 10 दोनों सेम क्वेश्चन है। ये रहा, मिल गया, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिल गया क्वेश्चन, मिल गया, आ जाओ। ये आ गया, जल्दी आ जाओ, आ जाओ हर्ष आ जाओ। यस सर आ गया। चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज देखना। द एनर्जी रिलीजिंग process in which the substrate is oxidized. सबस्ट्रेट मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड। अब आपको पता है उससे NADH2 FADH2 भी बन सकता है, केवल NADH2 भी बन सकता है। ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ना ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी लेता है, ठीक है। इज कॉल्ड एज, और 4 ऑप्शन है आपके सामने। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, और तीसरा फर्मेंटेशन,
और चौथा फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक अलग चीज होता है, फोटोसिंथेसिस में पढ़ाए हुए हैं, जो पढ़े वो जानते हैं कि ये आंसर हो ही नहीं सकता है, जो नहीं पढ़े वो फोटोसिंथेसिस में पढ़ेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन 2008 और 2010 में सेम क्वेश्चन आया है, सेम, बस 1 साल का गैप में। बताओ इसका आंसर क्या होगा, सब बताओ अपने अपना। फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। आ गया, वो दिन छोड़ने बोले थे ना, विदाउट एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब बताओ इंटरनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो केवल फर्मेंटेशन में यूज होता है एज ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब लोग क्या बोलेंगे कि एरोबिक में O2 लेते हैं तो वो तो एक्सटर्नल है। अब बच्चा फंसता है ग्लाइकोलाइसिस में, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी तो ग्लाइकोलाइसिस तो चलता ही है। बोलो एनारोबिक रेस्पिरेशन, अभी ये रहा तुम्हारे सामने स्क्रीनशॉट है यार, मतलब वो यस सर। ग्लाइकोलाइसिस तो चलता ही है। उस दिन तुम लोग बोल रहे थे ना सर आंसर ग्लाइकोलाइसिस पे होना चाहिए, बोल रहे थे ना, बोले थे ना कि रुक जाओ अभी तुम पढ़ोगे तब तुमसे आंसर निकलेगा। अब समझ में आया ग्लाइकोलाइसिस आंसर क्यों नहीं होगा? अरे समझ में आया? यस सर। ठीक है ग्लाइकोलाइसिस को तुम एनारोबिक रेस्पिरेशन में चला लो, लेकिन उस टाइम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर जो फाइनल है वो एक्सटर्नल नहीं इंटरनल, सॉरी इंटरनल नहीं एक्सटर्नल ही है। और वो कौन है? वो अदर देन O2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ में आया? समझ में आया जी? यस सर। स्टार्ट करने से हाँ, पहले सर। क्या बोले थे, कौन सही कौन गलत, ये कौन सही साबित कौन करेगा? ये एग्जाम में क्वेश्चन साबित करेगा। अब तुम बोलोगे सर तो ये फर्जी लोग, मास्टर लोग जो जो जलेबी छाकने वाले टीचर लोग बन गए हैं, ये लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा रहे होंगे? सुनना चाहोगे? हंसोगे नहीं ना? हाँ हंसोगे नहीं ना? अरे हंसोगे नहीं ना? वो लोग सॉल्व करा नहीं रहे सर। हैं कि बेटा ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। कह रहे हैं कि बेटा ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। तो क्यों ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है क्या? उनका कहना है कि चूंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है इसलिए ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा। और मेरा पता है क्या कहना है? अब सुनो मेरा कहना क्या है। मेरा कहना है ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा, ग्लाइकोलाइसिस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होगा, और ग्लाइकोलाइसिस फर्मेंटेशन में भी होगा। अब ले अब ले अब ले अब बोल है, अब बोल। ग्लाइकोलाइसिस तो तीनों ही केस में होगा, और ये तीनों क्या होता है तो उसके लिए ये रहा। अब बोल भाई साहब, आपका कितना भी काटा जाए आप अपना कटवाना मत, ठीक है। ये मैं इतना एम्फेसिस देके इसलिए बोला हूं कि अगर कोई क्वेश्चन एग्जामिनर लगातार 2 बार पूछे, वो भी अल्टरनेट ईयर में, तो शायद वो क्वेश्चन बहुत बड़ी सीख दे रहा है कोचिंग इंडस्ट्री को कि बच्चे को गलत मत पढ़ाइए। लेकिन क्या करोगे, पटना का तो हाल बद से बदतर है, और ये चीज कोटा में भी पढ़ाया जा रहा है। कोटा में भी 70% टीचर यही बता रहे हैं कि दोनों एक ही चीज है। पटना में तो खैर क्या क्या मतलब बोला ही क्या जाए, छोड़ो हटाओ यार, ठीक है। तो ये है। अब बात रही कि सर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन का तो ये एग्जांपल समझा दिए, बड़ा मजा आ गया समझने में कि राइजोबियम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के दौरान एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। इस दौरान वो करता क्या है, नाइट्रोजन को रिड्यूस करके अमोनिया बनाता है। इस दौरान इसको रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन आता ही कहां से है, NADH2 से, जो ग्लाइकोलाइसिस में बना है। तो इनऑर्गेनिक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर है। बचता है फर्मेंटेशन का एग्जांपल। तो फर्मेंटेशन 2 टाइप का है। नए मीटिंग में हम तुरंत क्रिएट करेंगे अभी नया मीटिंग और पढ़ाएंगे। उससे पहले आप क्या कीजिए, नोट्स भेज दे रहे हैं, बस जस्ट आपको चार्ट होगा उसमें, टेबल वाला, टेबल पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन में मतलब कि वो फर्मेंटेशन अलग से लिखा हुआ है, वो अभी मत पढ़िएगा, वो नया मीटिंग में पढ़ाएंगे तब पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए नया मीटिंग में मिलते हैं हम लोग।